आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ खबरें राजस्थान के इस हमारे बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर के प्रशासन अलर्ट, दौसा कलेक्टर ने किया अधिकारियों के साथ बैठक, टीकाकरण को लेकर दिए उचित दिशा निर्देश। भरतपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, उप स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन, वैक्सीनेशन को लेकर के दिए निर्देश। अलवर में सर्व समाज द्वारा किया गया प्रदर्शन, पुलिस जांच से लोगों में दिखी नाराजगी, राज्यपाल को संबोधित सौंपा ज्ञापन। बयाना में दम घुटने से 2 मजदूरों की हुई मौत, बंद कमरे में जल रही थी आग, दम घुटने से मजदूरों ने तोड़ा दम। गणेश चतुर्थी का पर्व आज विधि विधान से होता है, भगवान गणेश की पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखती है महिलाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने कहा है कि आम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। वहीं साथ ही साथ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के प्रथम डोज में 100% टीकाकरण के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, RCHO और साथ ही साथ सभी ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। और साथ ही यह भी कहा है कि 31 जनवरी तक अपना लक्ष्य पूरा कर लें। आज कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित कोरोना टीकाकरण की समीक्षात्मक बैठक में चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने यह बात कही है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीकाकरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर महगाया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। वहीं साथ ही साथ अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कल उप स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन शिविर लगाने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही साथ ग्रामीणों से वैक्सीन लगाने की भी अपील की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जहां पर राज्य मंत्री आयुर्वेद तकनीकी शिक्षा और राज्य मंत्री आज भरतपुर के दौरे पर पहुंचे, वहीं साथ ही वो कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जगह जगह पर वैक्सीनेशन शिविर लगाएं, ताकि जो कोरोना के केसेस है उस पर कंट्रोल पाया जा सके और सभी को वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि एक वैक्सीनेशन ही एक अभी उपाय है हमारे सामने, जिससे कि हम कोरोना के जो कोरोना का जो कहर जो बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन, उस पर हम काबू पा सकते हैं। एक हमारे पास एक यही उपाय है, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास अभी उपाय नहीं है। इसको लेकर के आज मंत्री जी डॉक्टर सुभाष गर्ग वो पहुंचे थे भरतपुर और साथ ही वहां पे लोगों से बातचीत करते हुए लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि जगह जगह पर वैक्सीनेशन के सेंटर लगाएं और सभी को, हमारा जो टारगेट है कि सभी को वैक्सीनेशन करने का, वैक्सीनेटेड करने का, उसको लेकर के उसको पूरा करें। वही साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए यह भी कहा कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, क्योंकि कोरोना के केसेस पर कंट्रोल करके देश की हमारी जो ये जंग चल रही है कोरोना को लेकर के, उस पर जीत हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। उसके साथ ही साथ खुद को और अपने जान पहचानने वाले को, वही साथ ही सबको वैक्सीनेटेड करें, तभी जाकर इस कोरोना के कहर से हम मुक्ति पा सकते हैं। अलवर में 15 साल के मूक बधिर नाबालिग से हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस की जांच से जनता में जबरदस्त नाराजगी देखी गई है। आपको बता दें कि जहां पर अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी को 15 साल की एक मूक बधिर नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस की जांच से जनता में जबरदस्त नाराजगी है, जिसके विरोध में अब लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। शनिवार को जिले के बंद रहने का आह्वान किया गया है। ये ऐलान सर्व समाज की कमेटी ने किया है। अब विरोध करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इधर पुलिस इस बात की खुलासा नहीं कर पा रही है कि आखिर इस कृत्य में कौन शामिल था, कृत्य में कितने अपराधी शामिल थे, उस बात का खुलासा नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी तरफ जो सर्व समाज की कमेटी है, उनके प्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन को इस बात को लेकर के चिताया है कि नाबालिग को न्याय नहीं मिलने पर उनकी लड़ाई जो है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। बच्ची के ऑफ सर्कस से जिलाधीश महोदय को काले झंडे लेते हुए सर्व समाज के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने
एक ज्ञापन देना राज्यपाल के नाम तय किया और आज हम सुबह ऑफसरकस से चलकर मुख्य बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और आज ज्ञापन दिया गया है। कल नंगली सर्किल पर विरोध स्वरूप हमने कैंडल मार्च रखा था और कल पूरी तरह से अलवर को बंद करने का निर्णय व्यापार मंडलों ने ले लिया है कि हम इस मूक बधिर बच्ची को न्याय न मिलेगा जब तक इस संघर्ष समिति का पूर्ण सहयोग करेंगे। उसी सहयोग के तहत कल शहर पूरी तरह से बंद रहेगा। 12 जनवरी को एक मूक बधिर बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई जिसको पुलिस विभाग ने भी सामूहिक बलात्कार माना। जैसे ये खबर शहर में चली, शहर में आग की तरह आमजन में रोष था, लेकिन पुलिस ने उसको प्रशासनिक दबाव में, राज्य की व्यवस्था के दबाव में लगभग 70 से 72 घंटे पश्चात उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। जैसे ही ये बात चली कि इसको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा है, आमजन में उससे ज्यादा रोष प्रकट हुआ और सर्व जाति के और सभी व्यापारिक वर्ग और सभी संगठनों ने ये तय किया कि इस तरह से सरकार जो दबाव में काम कर रही है उस दबाव को पुलिस प्रशासन न माने और हम सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी गठित की और उस कमेटी में सर्व समाज और व्यापार वर्ग के लोगों ने भागीदारी की। कल हमने एक कैंडल मार्च निकाला था। आज हमने जिला प्रशासन से इस प्रकरण की संपूर्ण स्वतंत्रता से सीबीआई से जांच हो और सीबीआई की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है उसको कागज पर आए, अमल ली जाए और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई हो। लगातार हो रही पशुओं की मौत से पशुपालकों में भी इस बात को लेकर के चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि बानसूर क्षेत्र में एफएमडी नामक बीमारी से रोजाना पशुओं की मौत हो रही है, जिसको लेकर के पशुपालकों में भी पशुओं को लेकर के भारी भय बना हुआ है। पशुपालकों ने यह बताया है कि हमारा परिवार पशुपालन के ऊपर ही निर्भर है, जिनको भी इस बीमारी ने आगोश में ले रही है। यदि ये बीमारी ऐसी ही चलती रही तो रोजी रोटी का भी भारी संकट उनके सामने उत्पन्न हो जाएगा। वहीं इस बीमारी को लेकर भी पशु चिकित्सक से बात की गई तो पशु चिकित्सक डॉक्टर विक्रम सिंह यादव ने पशुओं के बीमारियों के लक्षण और साथ ही उनके बचाव के उपाय भी बताए हैं। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है उस पर साथ ही उस पर कंट्रोल करने की भी बात कही है। पैरों से चलने में दिक्कत होना, लड़खड़ाना, जुगाली बंद करना, चारा पानी छोड़ देना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इस बीमारी को अपन पहचान सकते हैं इन लक्षणों के द्वारा। उसके बाद में ये वायरल बीमारी है, इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मोर्टिलिटी, पशुओं के मरने की जो दर होती है मोर्टिलिटी, वो बहुत कम है। इसमें पशु अपना दूध कम कर देता है, चारा पानी छोड़ देता है और ये जो दूध कम, पूरे ब्यावत में ही दूध कम हो जाता है। इसलिए इस जो बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए अपने को टीकाकरण कराना चाहिए। जिन पशुओं में ये बीमारी आ चुकी है उनमें अब टीकाकरण नहीं कराएं। जो स्वस्थ पशु हैं उनमें टीकाकरण करा सकते हैं। जो संक्रमित एरिया है उसके चारों तरफ जो स्वस्थ पशु हैं उनका टीकाकरण कराएं। इसको रिंग वैक्सीनेशन बोलते हैं। और इसके बचाने के उपाय, पशुओं को लाल दवा 1% पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं, वो पशु के मुंह पे और पैरों पे 3-4 बार दिन में डालें। और जिन पशुओं को चलने में दिक्कत है, बुखार आ गया है, उनको बुखार की दवाई दे सकते हैं। बताओ। बावनबास से बटौदा थाना अंतर्गत बाढ़ मोहनपुर गांव में गुरुवार की रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर गांव के एक छप्परपोश मकान के आग के चलते ही 100 से लगभग बकरियां और साथ ही साथ 3 भैंस और 3 भैंस के बच्चे भी जलकर मौत हो गई है उनकी। वहीं साथ ही थानाधिकारी विवेक हरसाना ने बताया है कि पीड़ित बद्रीमाली निवासी बाढ़ मोहनपुर एक छप्परपोश बाड़ेनुमा मकान में रहता था, जहां 2-3 जनों के साथ ही मवेशियों को भी एक साथ वो रखता था। वहीं साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि छप्परपोश के ऊपर से विद्युत की तार जो थी वो विद्युत निगम की एलटी लाइन जुड़ी हुई थी, जिससे स्पार्क होने से आग लग गई है। एक विद्युत हादसे में आगजनी होने के कारण इनके लगभग 100 के करीब तो इनके बकरी और 3 भैंसे बच्चों सहित इस हादसे में मृत हो गई हैं और यही इनकी आजीविका का एकमात्र साधन था।
और बहुत ही दुखद घटना है। ये बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, इनके रोजी रोटी का, आजीविका का सहारा छिन गया है। इनका पूरा परिवार इन पशुओं पर निर्भर था। सारे ग्रामवासी परेशान हैं। मानवीय रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। श्री रतनलाल मीठालाल फाउंडेशन की ओर से हम हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के दिनेश जी सैनी, सेक्रेटरी साहब सुरेश जी सैनी और सभी ग्रामवासियों ने मानवता के नाते इनकी मदद करने में लगे हुए हैं। प्रशासन भी इनकी मदद करने में लगा हुआ है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप भी हर संभव मदद इस पीड़ित परिवार को कीजिए। धन्यवाद। अगली खबर बयाना से है, जहां पर बयाना में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए मजदूर एक बंद कमरे में आग जलाकर ताप रहे थे कि तभी पूरे कमरे में गैस भर जाने की वजह से उसकी दम घुटने से 2 मजदूरी की मौत हो गई है। वहीं साथ ही इस घटना में पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पहुंच करके शव को कब्जे में लिया और साथ ही मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि इन 2 मजदूरों की मौत दम घुटने के कारण बताई जा रही है कि मजदूर ठंड से बचाव के लिए आग का सहारा ले रहे थे। अलाव जला करके वो लोग सो ही रहे थे, कितने में घर के अंदर ही कमरे के अंदर धुआं भर गया। धुआं भरने से इनकी दम घुटने लगा। वही दम घुटने से इन दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि इस घटना के बाद से क्षेत्र में मातम पसर गया है, क्योंकि एक तरफ जहां ठंड है, ठंड बढ़ती ही जा रही, वहीं दूसरी तरफ बंद कमरे में आग जलाकर, अलाव जलाकर तापना, ये इतनी बड़ी घटना हो सकती थी वो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों मजदूरों की मौत के बाद से लोग इस दहशत में हैं, क्योंकि आग जलाकर के अभी ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अलाव ही इन दोनों मजदूरों की मौत का कारण बन चुका है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कमर उल जमाल चौधरी ने गुरुवार को जिला कलेक्टर और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट दौसा के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व ही चौधरी जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और वो उदयपुर नगर निगम के आयुक्त के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। चौधरी मूलतः जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी हैं और साथ ही राजस्थान कैडर के IAS भी हैं। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में BE भी किया है। वही साथ ही आज उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने हैं और जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के पद पर आज उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर शपथ ली है कि जनता की सुनेंगे और साथ ही साथ जनता की समस्याओं को सुनकर के उनकी जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे और जो इस पद का मान रखते हुए वो सभी की मदद भी करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो चौधरी सिर्फ यहीं पे कलेक्टर के रूप में पदरत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो राजस्थान के कैडर में IAS थे और साथ ही वहां भी उन्होंने बहुत ही बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाई। ऐसे में जो जनता है उनकी नए कलेक्टर को देख करके उनके अंदर ये आशाएं हैं कि उनकी जो भी समस्याएं थी उनका ये कलेक्टर, जो नए कलेक्टर आए हैं वो पूरा करेंगे। इस उम्मीद के साथ ही इस नए कलेक्टर का लोगों ने स्वागत किया है और साथ ही साथ कलेक्टर ने भी जिला मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर के पद पर ये कार्यरत हुए हैं, इसके बाद से उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उनके निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका कोशिश करेंगे कि इफेक्टिव तरीके से उनका क्रियान्वयन करें और लोगों के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करें और किसी की भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो हम लोगों तक डायरेक्ट पहुंच सकता है। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि डिस्ट्रिक्ट का जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, प्लस इंस्टा हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से पहुंच सकता है, फिजिकली पहुंच सकता है। बाकी भी कोई होगा तो हम लोगों के फोन नंबर से ही आप सब लोगों के पास, तो कोशिश करेंगे इफेक्टिव डिलीवरी। देखिए रूपरेखा तो आप लोगों के साथ बैठ के बनेगी और मीडिया का उसमें काफी सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोगों का काफी फीडबैक मैकेनिज्म रहता है चारों तरफ से और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ बैठ के एक बार जो गैप एनालिसिस है वो करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से डायरेक्शंस आ रही हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और कोशिश करेंगे उसको फर्दर पुलिस के साथ मिलके इफेक्टिवली और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके इफेक्टिवली उसका पालन कराएं। हनुमानगढ़ के रावतसर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने 23 DWD में संचालित हो रहे संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि गोयल ने बताया है कि हर दिन समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
बच्चों को कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादातर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे कि बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने संज्ञान लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर के स्कूलों में इस बात को ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कुछ जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो स्कूल संचालित हो रहा है उनमें जाकर के प्रॉपर तरीके से ये देखा जा रहा है कि क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, क्या बच्चे मास्क का पालन कर रहे हैं, क्या बच्चे मास्क लगाकर बैठे हुए, इन सभी की, क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जाकर के कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर के बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है और साथ ही ये भी कहा है कि हर दिन न्यूज चैनल और पेपर्स में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के निर्देश दिए जाते हैं। वहीं साथ ही सबसे अपील की जाती है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, जो कोविड गाइडलाइंस है उसका नियमित रूप से पालन करें। ऐसे में ये देखना एक बड़ी बात थी कि स्कूलों में क्या इस बात का संचालन हो रहा है, क्या बच्चे इस बात को मान रहे हैं, क्या स्कूल के जो प्रशासन है वो इन नियमों के तहत स्कूलों में बच्चों को बुला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है। अगर इनके जीवन को खतरे में डालना ये एक बड़ी कमी होगी। इसको लेकर के जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने निरीक्षण किया है और जाकर के संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल का निरीक्षण करते हुए गोयल ने यह भी कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए उनको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं उनमें कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन किया जाए। कोरोना के मद्देनजर ही अगर स्कूल खोले जा रहे हैं तो उनमें यह ध्यान रखा जाए कि कोरोना अभी गया नहीं है। उसके मद्देनजर ही जो जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष थे वो निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं साथ ही जो कमियां मिली हैं उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि इन कमियों को दूर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते बालकों में संक्रमण को देखते हुए जो समाचार पत्रों से न्यूज प्राप्त हुई, उन्हें देखते हुए जिला बाल कल्याण समिति द्वारा आज रावसर क्षेत्र के स्कूलों को चेक किया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र में 24 DWD में संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल में आज कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित है या नहीं, इसको देखते हुए आज चेक किया गया। तो वहां पे जो विद्यालय में बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंस और मास्क मिले और बच्चों को समझाइश भी की गई कि जितने तक राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वैक्सीनेशन का नहीं होता, उतने तक आप मास्क और सोशल डिस्टेंस को वैक्सीनेशन समझें। और 15 से 18 वर्ष के जो आयु के वर्ग के बच्चे थे उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया और लगभग बच्चों के वैक्सीनेशन हो रखा था। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां गांव कलाना अब आदर्श और विकासशील गांव की श्रेणी में शामिल हो गया। आपको बताते चले कि गांव में पहले कच्ची गलियां थी जिनको अब पक्की सड़क बना दी गई है। इंटरलॉक की सड़कों से अब पक्का कर दिया गया है उसको। साथ ही साथ गांव में पहले सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब गांव में सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध है। गांव अब शहर की तर्ज पर विकसित हो रहा है। वहीं साथ ही शहर की तरह ही गांव में भी अब सभी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलने लगी है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ये गांव हनुमानगढ़ के भादरा गांव की हम बात कर रहे हैं, जो बेहद ही पिछड़ा माना जाता था, जहां पर सुविधाएं नहीं थी, जहां पर लोग सफर करते हुए अपने जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में जो यहाँ की सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, उनको सुविधाओं को सही किया जा रहा है ताकि जो लोगों को परेशानियां हो रही थी वो ना हो। अब ऐसे में जो ये गांव है वो अब आदर्श और विकासशील गांव की श्रेणियों में अब शामिल होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो अब लोगों को मिल रही है। जगह जगह पर जो सड़कें टूटी हुई थी उनको इंटरलॉकिंग करा करके उनको दोबारा नवनिर्मित करके उनको सही किया जा रहा है और जहां जहां पे सड़कों पर गड्ढे थे उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के भादरा की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो सड़कें हैं वो दुरुस्त की जा रही है और सड़कों पर कार्य भी प्रगति पर है। ऐसे में जो ये गांव है उनका अब आदर्श और विकासशील गांव की श्रेणी में अब ये आने लगा है, क्योंकि पहले की हालत अगर हम पहले की तुलना इस गांव की करें तो पहले में यहाँ पे लोगों को ना तो सड़कों पर चलने लायक सड़कें थी और ना ही जो मूलभूत आवश्यकता होती है जिससे बिजली पानी इत्यादि जो भी आवश्यकता होती है वो गांव वालों को प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में जो ये गांव है वो अब तरक्की कर रहा है, वो तरक्की के मार्ग पर चल रहा है और इस गांव के तर्ज पर ही अब ये शहर की तर्ज पर चल रहा है। अब ये गांव नहीं रह गया है, ये एक विकसित गांव रह गया है, विकसित और आदर्श गांव की श्रेणी में माना, जिसकी वजह से ये गांव तरक्की कर रहा है और साथ ही जो यहाँ के लोग हैं वो भी पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर पहले इनको
हर चीजों से जूझना पड़ता था, हर एक अपनी समस्याओं के साथ जूझना पड़ता था। ऐसे में अब इनके पास ऑप्शन है, अब इनके पास जो सुविधाएं हैं वो भी है, जिसकी वजह से इनके जीवन यापन में काफी हद तक इनको आराम मिला है और साथ ही साथ इनके जो भी समस्याएं थी उनको भी पूरा किया गया है। और अब ये गांव पूरी तरीके से आदर्श और विकासशील की श्रेणी में आ चुका है और ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं अब मिल रही हैं। मेरे गांव कलाना में 52 कार्य सड़कों, पाइपलाइन वगैरह सभी मिलाकर स्कूल में और 52 कार्य संपूर्ण हो चुके हैं और 3 खाला मौके पर निर्माण कार्य शुरू है। कुल कितनी लागत से काम हुए सर अब तक? लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 55 काम संपूर्ण होंगे। 2 साल के कार्यकाल में मैंने 55 काम पूर्ण हो चुके हैं। आगे के कार्यकाल में ग्राम पंचायत क्या मंशा है कि गांव एक स्वच्छ ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत जाने जाए? स्वच्छता के तौर पर क्या कार्य करवाए जाएंगे? सबसे पहले मैंने गांव में 10 खाड़े गंदे पानी निकासी के लिए गांव के जहां पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है वहां से मैंने प्लान के 2022 में प्लान रखा है। उसमें खाला निर्माण व गांव का चारों तरफ से मेन की रोड है उसकी सड़का सबसे पहले व स्कूल हॉस्पिटल में इंटरलॉक कुछ मांग रखी है डॉक्टरों ने, प्रिंसिपल ने। मैंने एक सरकारी स्कूल में 5 लाख कार्य को संपूर्ण कर दिया है और कुछ बाकी है उसको मैं पूरा करूंगा। झालवाड़ के गंगाधार थाना क्षेत्र के चौमहला सुवासरा वही साथी मुख्य मार्ग के जीताखेड़ी में फंटे के पास ही सुबह सुबह कोहरे के वजह से वैन और तूफान गाड़ी की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 3 युवक और एक बच्चे जो कि आलोट मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वही साथी मौके पर मौजूद किसानों और राहगीरों की मदद से गाड़ियों में फंसे हुए जो घायल थे सभी घायलों को निकाला गया है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी चौमहला लेकर आए हैं, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद ही सभी घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है, जहां पर गंगाधर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। सुवासरा रोड पर वो सांकरिया की फंटा जो फाटक है इसके पास में उधर कोहरे की वजह से तूफान गाड़ी और वैन के आपस में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है और अग्रिम कार्यवाही जारी है। गांव खुटखेड़ा में शुक्रवार की सुबह के एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि पशुओं के लिए ट्रैक्टर से चारा कूटते समय कट्टी मशीन में युवक की शॉल फंस गई, जिसकी वजह से उसके गर्दन में फंसा लगने से युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुबह सुबह हुए इस हादसे से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने ही मृतक युवक का सीएचसी में पोस्टमार्टम कराया है और साथ ही साथ पंचनामा भरकर आगे की जो भी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और फिर उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सिंह खूंटखेड़ा, मेरा एक पड़ोस में निर्वाण सिंह सन ऑफ श्रीफल जो खेत पर मशीन से चारा कूट रहे थे, शॉल लिपटने से उनकी गर्दन उसमें मशीन में आने से उनकी डेथ हो गई है और हम बयाना हॉस्पिटल में उनको पोस्टमार्टम के लिए लाए हुए हैं। राजस्थान आज घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि आज सुबह से ही राजस्थान के करीब सभी जिलों में कोहरा छाया हुआ था। मौसम विभाग ने येलो ओले गिरने की भी जताई है, वहीं साथ ही आशंका ये जताई है मौसम विभाग ने कि ओले भी गिर सकते हैं, जिससे कि तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। एक बार फिर से राजस्थान में सर्दी और ठिठुरन बढ़ेगी। राजधानी जयपुर में भी घने कोहरे के चलते ही विजिबिलिटी 20 मीटर तक रही। वहीं घने कोहरे के चलते एक बार फिर से सर्दी ने अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। आज जयपुर सहित कई इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि सुबह के 11 बजे सूर्य के दर्शन हुए और साथ ही कोहरा छटने लगा, लेकिन इसके बाद फिर से घने कोहरे की जो घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से जो ठिठुरन है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई।
डींग कस्बे के में संकट चतुर्थी का पर्व भक्ति और श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है, जहां पर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र व स्वस्थ रहने की कामना को लेकर के उपवास रखती हैं। वैसे तो वर्ष में अनेकों बार गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन धरती पर विभिन्न संकटों को हराने के लिए ही इनके कारणों से शास्त्रों की मान्यता के अनुसार संकट चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही अन्न जल ग्रहण किए बिना ही अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और साथ ही घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए उपवास रखती हैं। इस दौरान भगवान गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय मुख्य बाजार पर स्थित 50 से 60 साल पुरानी चौथ माता मंदिर पर तिलकुटा चौथ के दिन ही महिलाओं की भीड़ बनी रहती है। आपको बताते चले कि महिलाओं ने चौथ माता की पूजा अर्चना कर अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र खुशहाली की कामना की है। साथ ही साथ उपवास भी रखा है। इस दौरान बाजार में महिलाओं की भीड़ भी बनी रही। आपको बताते चले कि इस दिन महिलाएं अपने पति और बच्चे की लंबी उम्र के लिए चौथ का उपवास रखती हैं और इस दिन गणेश जी की पूजा भी करती हैं। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के दंगाइयों को 5 यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुलाकर के सम्मानित किया जाता है। आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जिसमें कोई अपहरण की वारदात नहीं घटित हुई। और ये वही प्रदेश है जिसमें हमने भयमुक्त वातावरण देकर के न केवल उद्यमियों को बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी एक बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। तो साथ साथ प्रदेश की माताओं और बेटियों को भी सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देकर के बहुत सारे परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे, एनसीआर रीजन में ऐसे थे जिन्हें अपनी बेटियों को असुरक्षा के माहौल में दूर अपने रिश्तेदार के यहां या हॉस्टल में उन बेटियों को भेजना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की बेटियां प्रदेश में ही रह करके वे यहां पर उन बेटियों को पढ़ा सकती हैं। मुझे याद है जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी 2017 में, तो किराना के प्लान का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। मैंने उन्हें फिर इस बात का उस समय आग्रह किया था कि आप वापस आइए, आपके को हम बेहतर सुरक्षा देंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी बात को बाद में उन्हें विश्वास हुआ जब हमारी सरकार की कार्य पद्धति को उन्होंने देखा। वो उद्यमी वापस किराना में आए। अभी 3 माह पहले मैं स्वयं किराना गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उसी किराना में जहां पलायन हो रहा था वहां फिर से उद्यम वापस फिर से फल फूल रहा है। पेट्रोल पंप लग रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। और मैं उस परिवार में मिलने के लिए गया था। मैंने इस परिवार से पूछा था, मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है। लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा